केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन भर की 4 बड़ी खबरों की, जिसमें पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित कुमार अग्रवाल का एक बयान सामने आया है। दूसरी खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां एनजीटी ने 70 करोड़ का जुर्माना ठोका है। और वहीं तीसरी खबर इंद्री से है, जहां किसान एक बार फिर आंदोलन की राह पर है। चौथी खबर पानीपत से है, जहां CIA 3 पुलिस की टीम ने लूट की उक्त वारदात का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन तमाम 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, जहां पर आपको बता दें पूरे विश्व की धरोहर है श्री मगधद्विता और एनजीटी ने करीब 70 करोड़ का जुर्माना ठोका है। और वहीं किसान आंदोलन की आहट जो है वो तेज हो चुकी है, क्योंकि आपको बता दें कि गन्ना भुगतान को लेकर लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में जगह जगह पर चीनी मिल को बंद कर दिया गया है। और ऐसे में कहीं न कहीं किसान आंदोलन की राह पर आगे चल पड़े हैं। और वहीं दोस्त की आपको बता रहे हैं कि एक हत्या का पूरा मामला, जहां पर दोस्त ही वारदात का मास्टरमाइंड है। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा भी किया है और इन तमाम खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां पूरे विश्व की धरोहर है श्री मगधद्विता और एनजीटी ने करीब 70 करोड़ का जुर्माना ठोका। तो खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर सीएम के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित कुमार अग्रवाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार हरियाणा सरकार की झांकी 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के जरिए हरियाणा सरकार गीता के ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रही है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य पथ पर चलने का संदेश दिया था, वैसे ही कर्तव्य पथ पर हरियाणा की झांकी दिखेगी और सभी को मार्गदर्शन देगी। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण का विराट स्वरूप झांकी का मुख्य आकर्षण होगा। अमित कुमार अग्रवाल का भी बयान सामने है, जहां पर उन्होंने कहा कि पूरे विश्व की धरोहर है श्रीमद् भगवत गीता। हरियाणा के 2 जिले महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी के स्टोन क्रशरों पर एनजीटी ने 70 करोड़ का जुर्माना ठोका। इंजीनियर तेजपाल यादव की याचिका पर एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली मुख्य खंडपीठ ने तेजपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस में हरियाणा के महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी जिले के 343 स्टोन क्रशरों पर प्रति क्रशर न्यूनतम 20 लाख रुपए के हिसाब से कुल लगभग 70 करोड़ का जुर्माना ठोका। एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की खंडपीठ ने 15 जनवरी 2021 बुधवार को महेंद्रगढ़ जिले के सभी स्टोन क्रशरों की उच्च स्तरीय जांच हेतु आईआईटी के एनवायरनमेंट एक्सपर्ट के साथ एक सदस्य विशेषज्ञ टीम का गठन किया है। और इसके साथ ही पूरे महेंद्रगढ़ जिले के स्टोन क्रशरों में प्रभावित गांवों में जो भी व्यक्ति क्रशरों की उड़ती धूल की वजह से जानलेवा बीमारियां जैसी सिलिकोसिस टीबी आदि से ग्रसित हैं, उनके स्वास्थ्य जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद अब मामले में एनजीटी ने कार्रवाई की। एनजीटी ने माननीय एनजीटी ने हमारी याचिका तेजपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसमें पहले भी काफी ऐतिहासिक आदेश हो चुके हैं, उसमें अभी एक बहुत ही ऐतिहासिक आदेश ये दिया है कि महेंद्रगढ़ व चरखी दादरी के कुल 343 क्रैशरों पर प्रति क्रैशर न्यूनतम 20 लाख रुपए के हिसाब से लगभग 70 करोड़ का जुर्माना ठोका है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग को ये आदेश दिए हैं कि ये जुर्माना वो बढ़ा भी सकता है, मतलब क्रैशर की संचालन अवधि के अनुसार ये प्रति क्रैशर ये जुर्माना 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक भी हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि एक बड़ा कदम जो है एनजीटी की तरफ से उठाया गया है और ऐसे में फिलहाल क्या अपडेट है? अगर अपडेट की बात की जाए तो एनजीटी की तरफ से महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी जो स्टोन केसर्स और जो माइनिंग जोन जिन्हें हम कहते हैं, उनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई करते हुए न्यूनतम जो जुर्माना है वो 70 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है किया गया है। अगर इस पर मोटी बात की जाए
तो ये जो मामला है ये आज से नहीं 2-3 साल से जो है विचाराधीन था। कई बार जो है यहाँ संबंधित अधिकारियों को नोटिस करके एनजीटी के द्वारा बुलाया भी गया था, लेकिन अधिकारियों के लचर रवैये की वजह से इस पर कार्रवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन एनजीटी ने जब सख्ती से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए तो अधिकारियों को जो है इसके अंदर लताड़ भी पड़ी है और बाकायदा जो 343 जो क्रैशर्स हैं उनके ऊपर जो है लगभग कम से कम 20 लाख रुपए का जो है जुर्माना करने का आदेश दिया है। और ये जुर्माना केवल 70 करोड़ ही नहीं, 70 करोड़ से 200 करोड़ रुपए तक का जुर्माना बढ़ सकता है अगर टीम ने सही तरीके के अनुसार इसकी जो है जांच की और कार्रवाई की तो। जी मनोज, क्या कोई समय सीमा जो है वो तय की गई है? कब तक ये जो जुर्माना लगाया गया है वो दोनों क्रैशरों को भरना पड़ेगा? कोई समय सीमा लगाया गया हो? सीमा नहीं, अभी तक जो है इसके अंदर कोई भी किसी प्रकार की सीमा इसके अंदर तय नहीं की गई, लेकिन जो अगली तारीख है उससे पहले जो है इनको जवाब देना पड़ेगा। जो यहाँ की बात करें हम जिला प्रशासन की, तो जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको आगे ये जवाब देना पड़ेगा कि आखिर इन्होंने अभी तक जो है कितने क्रैशरों से वसूला है और नहीं वसूला तो क्यों नहीं वसूला। ये सब अगले जो कार्रवाई होगी, जो अगली डेट निश्चित की गई है उसके ऊपर जो ये सारी चीजें सामने आएंगी। जी ठीक है मनोज, क्योंकि देखिए 70 करोड़ रुपए का जुर्माना एक भारी रकम है और ऐसे में मान लीजिए अगर क्रैशरों द्वारा ये जुर्माना नहीं भरा जाता है तो एनजीटी की तरफ से क्या कुछ अन्य कदम उठाए जाएंगे? जी बिल्कुल, अगर एनजीटी की तरफ से हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि कदम तो एनजीटी की तरफ से ही उठाए जाने हैं। अगर ये जुर्माना राशि अगर क्रैशर की तरफ से नहीं भरी जा सकती तो हो सकता है कि एनजीटी अपना सख्त रवैया अपनाते हुए इन क्रैशर्स को सील करने के भी आदेश दे सकती है, क्योंकि या तो क्रैशर जुर्माना चुकाए या फिर जो है नियमानुसार चलाए, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इनको सील करने के भी आदेश एनजीटी के द्वारा दिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल मनोज, इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से एक लचर रवैया जो है देखा जा रहा है। प्रशासन की सख्ती जो है वो नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि एनजीटी ने स्पष्ट तौर पर एक चीज कहा है कि वायु गुणवत्ता है, वायु गुणवत्ता जानने के लिए जो है यहाँ पर जिले के अंदर बाकायदा जो है मशीनें लगी हुई है, बावजूद उसके जो स्टॉर्म प्रेशर्स है इनकी वायु गुणवत्ता का इनके पास रिकॉर्ड नहीं। आखिर जब जिला प्रशासन इस पर कर क्या रहा है, क्योंकि जिसकी वजह से आज जिले के अंदर जो है लोगों का जीना दुर्भर हो चुका है। कोई टीबी का पेशेंट है, कोई सिलोकोसिस का पेशेंट है, यहाँ तक कि पानी का भी जो है मामला जो है बड़ा डार्क जोन के अंदर ये जो प्रेशर चल रहे हैं वो भी एक बड़ा मामला इसके अंदर जो है निकल कर सामने आता है। क्योंकि एक तरफ तो सरकार खुद और केंद्र सरकार ये कहती है कि डार्क जोन के अंदर पानी का छिड़काव जो है बिल्कुल मना है, पानी का छिड़काव नहीं करना चाहिए। वहीं अगर हम क्रैशर्स की बात करें तो क्रैशर्स के लिए भी एक नियम जो है गवर्नमेंट और एनजीटी के द्वारा बनाया गया है कि अगर क्रैशर चलते हैं तो क्रैशर को नियमित मात्रा में धूल ना उड़े, इसलिए छिड़काव करना अनिवार्य है। तो अब ऐसी परिस्थिति में ये होता है कि क्रैशर्स के अंदर छिड़काव की जो प्रक्रिया है उसको पूरी की जाएगी या फिर जो सरकार के द्वारा डार्क जोन के अंदर जो नियम बनाया गया उसे पूरा किया जाएगा। अगर दोनों बातों को लगाए तो दोनों चीजें साथ चलना संभव नहीं है। जी बिल्कुल मनोज, एक कहीं ना कहीं बड़ा सवाल सरकार पर भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि देखिए ये पहला मामला नहीं है और कोई नया मामला नहीं है, क्योंकि जैसे कि आपने जानकारी दी है 2-3 साल पुराना ये मामला है और ऐसे में क्या सरकार इससे अवगत नहीं है? सरकार के जो प्रतिनिधि है वो कहां पर है? उनके तरफ से कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? जी बिल्कुल, सरकार के प्रतिनिधियों से हमने भी बातचीत करनी चाहिए इस खबर को लेकर। हमारे साथियों ने भी, हमने भी यहाँ के जिला उपायुक्त से बातचीत करना चाहिए, लेकिन जिला उपायुक्त भी कहीं ना कहीं कैमरे के सामने आने से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि शायद उनको ये स्पष्ट ही नहीं है कि अभी जो जुर्माना राशि जो ये लगाई गई है इसको ये कैसे जो है इनके ऊपर लगा पाएंगे और कैसे इनसे भरवा पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ढीला रवैया है और सरकार की मिलीभगती से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जो लोकल लेवल पर जनप्रतिनिधि है या फिर जो लोकल लेवल पर जिला अधिकारी है उनकी मिलीभगती से सब अनदेखा करके चल रहा है कि जैसा चल रहा है ठीक है चलने दिया जाए। क्योंकि बीच में भी अगर बात आती है तो नांगल चौधरी विधानसभा के विधायक ने जो है यहाँ पर विधानसभा में मांग उठाई थी जो है माइनिंग जोन को लेकर के, उनके डंपिंग स्टेशन को लेकर के, लेकिन विधायक महोदय के द्वारा जो ये मांग नहीं उठाई गई आज तक कि इन क्रैशर्स से जो है यहाँ पर इतना जो है पॉल्यूशन हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। ये भी एक संदेह प्रश्न है कि आखिर विधायक क्यों नहीं इन क्रैशर संचालकों के खिलाफ आवाज उठा रहे। जी बिल्कुल मनोज, क्यों कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक बड़ी लापरवाही जो है साफ तौर पर सामने आ रही है, लेकिन ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि एनजीटी की तरफ से क्या कुछ अहम कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी।
तो भारतीय किसान यूनियन चढ़ूने गुट के आह्वान पर किसानों ने गन्ने के भाव बढ़वाने को लेकर दूसरे दिन भी डाहर शुगर मिल को बंद रखते हुए धरना दिया है। वहीं धरने पर बैठे गन्ना किसानों से मिलने के लिए भाकियू राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी मिल में पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। अपने देश में भी ऐसे ही हालात हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लगता है कि सरकार दोबारा किसान आंदोलन देखने के मूड में है, जिसको लेकर किसान भी तैयार है। 23 जनवरी को कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में बैठक होगी, जिसमें हर शुगर मिल से 5 किसानों की कमेटी मिलकर कड़ा फैसला लेगी। सरकार आंदोलन तोड़ने के किसी भी षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तो फिर एक बार किसानों की तरफ से आंदोलन को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। हरियाणा की 14 शुगर मिलें हैं, हरियाणा के अंदर 14 की 14 बंद हैं और हम सभी पे चक्कर लगा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का मिल रहा है। और हमारी मांग केवल रेट बढ़ाने की है कि सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक आमदन दोगुनी कर देंगे, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि 2014 के बराबर भी जो हमें मुनाफा था वो 2014 के बराबर भी अगर हमारी आमदन रह जाए तो भी गनीमत है। और पिछले 8 सालों में 2% रेट बढ़ा है, जबकि बाजार की महंगाई जो है वो 7% के करीब बढ़ी है। इसलिए किसान घाटे में जा रहा है और अगर सरकार जल्दी नहीं मानती है तो 23 तारीख को मीटिंग करके अगला फैसला लिया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विजय कंबोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि किसानों का प्रदर्शन लंबा है और ऐसे में लगातार किसानों द्वारा गन्ने मूल्य को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि किसानों द्वारा बैठक भी की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि गन्ने के रेट का लेकर के 20 तारीख को मिल बंद कर दिए गए थे और तब से ही धरना प्रदर्शन जारी है और लगातार ये जारी रहेगा। जब तक सरकार गन्ने का रेट नहीं बढ़ाती तब तक के प्रदर्शन का ऐलान किसान यूनियन कर चुकी है। कल गुरनाम सिंह चढ़ौनी इंद्री पहुंचे थे और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पहले भी सरकार बोल चुकी है लेकिन गन्ने के दाम नहीं बढ़ाए गए, जिसको लेकर के फिर से जो है किसान आंदोलन पर है। और सरकार बात करती है लेकिन मंत्री कहीं भी इस मीटिंग में नहीं आते, जिसमें कहीं ना कहीं सरकार की तरफ की नाकामी है। ये यदि सरकार को बातचीत करनी है तो खुद आकर के मंत्री उस बैठक में हिस्सा लें और बातचीत करें। जी बिल्कुल विजय, क्योंकि देखिए 3 दौर की बातचीत जो है सरकार और किसानों के बीच हो चुकी है, लेकिन हर बार बातचीत जो है बेनतीजा रही। ऐसे में फिलहाल किसानों की क्या कुछ मांगे है, क्योंकि साफ तौर पर किसानों की तरफ से आंदोलन की चेतावनी तो दे दी गई है? जी बिल्कुल सही बताना चाहूंगा कि किसानों ने आंदोलन की चेतावनी तो दे दी है, लेकिन जब तक सरकार के साथ बातचीत नहीं होगी, किसी नतीजे पर सरकार नहीं पहुंचती तो यह आंदोलन इसी प्रकार से जारी रह सकता है। क्योंकि पहले भी गन्ने को रेट को बढ़ाने को लेकर के काफी दिन तक इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन चला था और लगभग 14-15 दिनों के बाद सरकार ने कहीं मांगे मानी थी। उस समय कांग्रेस की सरकार हरियाणा में थी तो गन्ने का रेट बढ़ाया गया था और अब फिर उसी आंदोलन पर जो है ये किसान अब पहुंच चुके हैं और रेट की मांग लगातार की जा रही है। क्योंकि पड़ोसी राज्य जो है पंजाब के अंदर जो है हरियाणा से अधिक दाम दिए जा रहे हैं। पहले क्या था कि हरियाणा में सबसे ज्यादा किसानों को गन्ने के रेट दिए जाते थे, लेकिन अब जो है पंजाब ने रेट बढ़ा दिए हैं। उसको लेकर भी किसानों ने कहा कि जब पड़ोसी राज्य रेट बढ़ा सकता है तो हरियाणा क्यों नहीं बढ़ा सकता। बिल्कुल विजय, बने रहे हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। वही संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनीपत से। लाजपत, आपको रुख करूंगी। अगर सोनीपत की स्थिति की बात की जाए तो फिलहाल वहां पर किसानों का क्या कुछ कहना है, कैसी तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो किसानों के साथ अनदेखी जो सरकार कर रही है उस बात को लेकर नाराजगी लगातार किसानों के अंदर दिखाई दे रही है। और आज की बात करें तो शुगर मिल है उसको ताला लगा दिया गया है और किसान धरने पर बैठे हुए हैं। तो लगातार जो है बढ़ोतरी जो किसानों की जो रेट की बात है वो बीच की खींचातानी, सरकार के बीच की खींचातानी दिखाई दे रही है। ऐसे में 2024 का जो चुनाव नजदीक है, 1 साल बीच का बचा है, तो उसको किसी न किसी तरीके से सरकार के ऊपर ये भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि लगातार जैसे लोगों का विरोध दिखाई दे रहा है, एक के बाद एक धरना कर लीजिए या अभी गन्ने का खरीद को कह लीजिए या सरपंचों का विरोध कह लीजिए या ई टेंडरिंग का कह लीजिए, काफी ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के गले की फांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार किसानों का एक ही कहना है कि सरकार अपनी मनमानी कर रही है और हट पर अड़ी हुई है। लगातार जो यूपी और पंजाब अनेक तरह के जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो रेट है उनको एक तालमेल में नहीं रखा जा रहा है। तो इस बात को लेकर नाराजगी
किसानों के अंदर काफी दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल लाजपत, क्योंकि किसानों में नाराजगी तो साफ तौर पर देखी जा रही है, लेकिन अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार की तरफ से कमेटी का भी गठन किया गया था, जिसके बाद सरकार का कहना था कि ये कमेटी जो है रिपोर्ट पेश करेगी, उसके बाद ही आगे की जो बात है किसानों के साथ बढ़ाई जाएगी। क्या कमेटी की तरफ से फिलहाल कोई रिपोर्ट पेश नहीं की गई है? सरकार की तरफ से क्या कुछ फिलहाल पहल किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सरकार सिर्फ खाना पूर्ति करती है, एक सिर्फ कमेटी का नाम ले देती है। कमेटी की रिपोर्ट अभी तक कुछ सामने नहीं आ रही है। कमेटी अगर अपने समय रहते हर कमेटी का हर डिपार्टमेंट अगर काम करे तो इस तरह के आंदोलन ना देखने को मिले, सरकार के साथ खींचातानी देखने को ना मिले। जब सरकार फंसती है तो टीम बनाई जाती है, कमेटियां बनाई जाती हैं, सभी चीजों पर एक पहलू बनाए जाते हैं, लेकिन जो अनदेखी का जो शिकार होते हैं वो आम जनता होती है, आम परेशान व्यक्ति होता है। कहीं ना कहीं जो सरकार जो किसानों के साथ है काफी लंबे समय से अनदेखी कर रही है, और किसान धरती पुत्र अन्नदाता है। जब तक अगर किसान दुखी रहेगा तो काफी बड़ी परेशानी रहेगी। सरकार के साथ खींचातानी देखने को लगातार मिलती रहेगी, और लगातार सरकार को समय रहते अपने ठोस कदम लगातार देखने को मिलते हैं, लेकिन सरकार को भी कुछ न कुछ एक बेंच पर बैठकर खींचातानी को कम करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि खींचातानी होती है तो हर समय एक बहुत बड़ा आंदोलन बन जाता है, और वो आंदोलन काफी बड़ा रूप ले लेता है। 1 साल का समय बचा है, 1 साल का यानी कि ये मानिए कि लंबा जो समय नहीं बचा है। 2024 का जो चुनाव है उसको कहीं ना कहीं टारगेट भी बनाया जा सकता है। आम आदमी जो आज इस बात से लेकर चिंतित है कि क्योंकि बेरोजगारी का कारण कह लीजिए, अनेक तरह के ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के लिए भारी पड़ सकते हैं। जी बिल्कुल लाजपत, ये बात काफी अहम है और बड़ी बात आपने कही है कि कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है वो आम जनता को जो है वो भुगतना पड़ता है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार जो है किसानों की बात मानने को तैयार नहीं हुई। सरकार किसानों की बात कर लीजिए, किसान आंदोलन की राह पर अग्रसर है, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और हमने देखा भी है जिस तरीके से किसानों द्वारा प्रदर्शन किया गया, आंदोलन किया गया जगह जगह पर, कहने कि आम जनता इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। जी बिल्कुल, देखिए आम जनता इसी बात को लेकर मुद्दे बन जाते हैं, और छोटी बात को नहीं आंका जा सकता, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है वो बहुत नजदीक है, दूर नहीं है। क्योंकि अगर प्रक्रिया चलाई जाती है, फाइलें बनती हैं, तो वो 1 साल का समय बिल्कुल नजदीक है। और देखिए भाजपा सरकार जो है लगातार बैठकों का दौर कर रही है, चिंतन मंथन कर रही है, लेकिन चिंतन मंथन अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं होता, आम जनता के हित की भी बात करनी होती है। कार्यकर्ता ही खुद परेशान है सरकार से, क्योंकि कार्यकर्ता कोई छोटा कार्यकर्ता नहीं है, वो भी गांव के आंचल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। किसान जो धरती पुत्र है, अन्नदाता है, वो खुद परेशान है, बीपीएल के कार्डों से परेशान है। काफी ऐसे मुद्दे जो सरकार के गले की फांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार एक के बाद एक नीति तो बनाई जाती है, नीति और नियत पर जो लोगों का आज विचार बनता जा रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भारी पड़ सकता है। इसलिए कहीं ना कहीं विचार जो है वो सरकार को मंथन जरूर करना चाहिए, शासन और प्रशासन को बैठकर विचार करना चाहिए, क्योंकि 1 साल का जो समय बचा है वो बहुत नजदीक समय है, और विपक्ष को वो लगातार जो मुद्दे मिलते हैं, जो उसको विपक्ष को जो मुद्दे मिलने के बाद विपक्ष मजबूत हो जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार को भी अपने मुंह की खानी पड़ सकती है। क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे लोग परेशान है, लॉकडाउन की वजह से थे, किसान आंदोलन की वजह से थे, या जाट आरक्षण को कह लीजिए, या नोटबंदी को कह लीजिए, या नीति नियत को कह लीजिए, काफी ऐसे मुद्दे रहेंगे क्योंकि अगर आप बात करें तो जो समय की 75 पार के बाद जो सरकार ने कही थी, और फिर गठबंधन की सरकार बनी थी, गठबंधन की सरकार में भी नीति और नियत में खोट है, तो लगातार जो खींचातानी दिखाई दे रही है, किसानों के ऊपर काफी ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं, किसान कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं, अनेक आम आदमी जो है वो कहीं ना कहीं एक खींचातानी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है लाजपत, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आज सरकार और किसान मिलकर बीच का कोई रास्ता निकालते हैं या फिर नहीं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावंत के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए सीआईए 3 पुलिस को टीम ने लूट की उक्त वारदात का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि वारदात के समय साथ में दूसरी कंपनी के सिम बेच रहा दोस्त विनय निवासी कारधी वारदात का मास्टरमाइंड निकला। वहीं पुलिस टीम ने आरोपी विनय व उसके दोनों साथी आरोपियों को वारदात में प्रयोग की एक अपाचे बाइक, एक देसी पिस्तौल व 5 जिंदा कारतूस सहित असंध नाकाबंदी कर काबू किया है।
तो वारदात में प्रयोग होने वाले हथियार भी बरामद किए हैं। पानीपत का ये पूरा मामला जहां पर दोस्त ही निकला लूट का मास्टरमाइंड और आरोपी विनय उसके 2 साथी फिलहाल गिरफ्त में है। पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो पानीपत का ये पूरा मामला था जहां पर दोस्तों ने मिलकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने गहनता से इस पूरे मामले की जांच की। उसके बाद 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी विनय समेत 2 साथी भी काबू में है। फिलहाल आपको बता दें कि पुलिस ने वारदात में प्रयोग होने वाले हथियार भी बरामद किए हैं और दोस्त ही इस पूरे लूट के मामले का मास्टरमाइंड निकला। पानीपत का पूरा मामला जहां पर पुलिस फिलहाल तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है और आगे की कार्रवाई जो है पुलिस द्वारा शुरू कर ली गई है। और इस लूट के मामले में जो हथियार उपयोग किए गए थे पुलिस ने उसको भी पकड़ा है। इसके साथ ही जो वाहन लुटेरों द्वारा ये जो आरोपी द्वारा प्रयोग किए गए थे उसको भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो पानीपत का ये पूरा मामला जहां पर वारदात में प्रयोग होने वाले हथियार बरामद किए गए हैं और दोस्त ही लूट का मास्टरमाइंड निकला। आरोपी विनय और उसके 2 साथी फिलहाल पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। वारदात में प्रयोग होने वाले हथियार और वाहन जो है पुलिस ने जब्त किया है और पूरे मामले की कार्रवाई की जा रही है। तो लूट का मास्टरमाइंड पुलिस के गिरफ्त में है। पानीपत में लूट की वारदात को 3 लोगों ने अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विनय को गिरफ्तार किया। विनय के साथ 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। तो दोस्त ही पूरे लूट का मास्टरमाइंड निकला और वही वारदात में प्रयोग होने वाले हथियार भी पुलिस ने गिरफ्तार जब्त किया है। इसके साथ ही जो वाहन इस्तेमाल किया गया था लूट के दौरान उस वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो वारदात में प्रयोग होने वाले हथियार बरामद किए गए हैं और दोस्त ही लूट का मास्टरमाइंड निकला। तो वारदात में प्रयोग होने वाले हथियार बरामद किए गए हैं। दोस्त ही लूट का मास्टरमाइंड निकला और आरोपी विनय उसके 2 साथी फिलहाल काबू में है। तो आरोपी विनय उसके 2 साथी पुलिस के गिरफ्त में हैं। आपको बता दें कि लूट की वारदात को इन तीनों ने मिलकर अंजाम दिया था और उसके बाद से ही पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई थी। आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस लगी हुई थी। वहीं आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला था लूट की पूरी वारदात जो है दोस्त ने ही इसको अंजाम दिया था। लूट के वारदात का मास्टरमाइंड दोस्त निकला। फिलहाल विनय और उसके साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं वारदात में प्रयोग होने वाले जो हथियार हैं और हथियार के साथ साथ आपको बता दें जो वाहन उपयोग किया गया था उसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। और चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।